Hello everyone, I hope you are fine. Friends, in last session, I discussed about the jurisdiction of NCLT on merger and amalgamation. In continuation with that, in today's session, I would like to discuss one of the recent judgment delivered by NCLT that had enhanced or that has widened the jurisdiction of NCLT. What had happened? I would like to bring facts of the case to your note. Number one, फ्रेंड्स, एक लिस्टेड कंपनी ने एक अनलिस्टेड कंपनी को टेक ओवर करना चाहा. लेट्स से रिलायंस वांट्स टू टेक ओवर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. दोनों ने, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन 232 के मर्जर एंड अमालगमेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, रिलायंस एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर का मीटिंग हुआ. दोनों ने स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को अप्रूव किया. दोनों ने रिस्पेक्टिव एनसीएलटीज में पिटिशन लगाई. रिस्पेक्टिव एनसीएलटी के ऑर्डर के मुताबिक दोनों कंपनी ने शेयर होल्डर का, क्रेडिटर का मीटिंग बुलाया. दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर ने इस स्कीम को अप्रूव किया. इसके बाद दोनों कंपनी ने रिस्पेक्टिव एनसीएलटी को रिक्वेस्ट किया फॉर द अप्रूवल ऑफ द स्कीम. एनसीएलटी ने रेगुलेटर्स को नोटिस इश्यू किया. आरओसी को नोटिस इश्यू किया गया. देन सेबी को नोटिस इश्यू किया गया, क्योंकि एक कंपनी लिस्टेड थी. स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस इश्यू किया गया और काफी सारे रेगुलेटर्स को नोटिस इश्यू किया गया. लेकिन किसी भी रेगुलेटर ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया. और जब फाइनल अप्रूवल की बारी आई, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि एनसीएलटी का जो जुरिस्डिक्शन है वो काफी लिमिटेड है. इट कैन नॉट एग्जामिन द कॉमर्शियल वायबिलिटी. पहले एनसीएलटी के पहले हाई कोर्ट्स थी और ये लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया गया था. इवन इन केस ऑफ मफतलाल, जो मैंने कल डिस्कस किया था, इवन इन केस ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पे वैल्यूएशन के एंड दूसरे जो कॉमर्शियल वायबिलिटी है उसके रूल्स इन डेप्थ डिस्कस किए गए थे और एक सेटल्ड प्रोविजन क्रिएट किया गया था जहां पे लॉ को सेटल कर दिया गया था. उस रूल के मुताबिक जो कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन काफी लिमिटेड रखा गया था. दैट एनसीएलटी विल नॉट एग्जामिन द कॉमर्शियल वायबिलिटी. इट विल नॉट फाइंड द फॉल्ट इन द स्कीम बिकॉज एवरी स्कीम हैज सम फॉल्ट. You can't classify a scheme as a perfect scheme because you can examine the scheme from various angles and you may find n number of faults. Every scheme is not, or each and every scheme forwarded before NCLT cannot be a perfect scheme. And accordingly, NCLT or previously the High Court are of the opinion that yes, though there is a fault, we will examine the few points only, and if we satisfy ourselves that yes, company had followed the provision, the valuation is proper, it will not affect the interest of the it will not affect the interest of public, member, etc. Then we have no other choice but to approve the scheme. ये एक settled law था. But recent judgment में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी ने अनलिस्टेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर करना चाहा. सारे रेगुलेटर्स को नोटिस इश्यू कर दिया गया और जब फाइनल अप्रूवल की बारी आई, एनसीएलटी ने एक चीज ध्यान में ली और वो चीज थी वैल्यूएशन. एनसीएलटी ने सुओ मोटो ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि जिस प्राइवेट कंपनी को आप लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपने कंसिडरेशन डिसाइड किया है, ये कंसिडरेशन एक्सेसिव कंसिडरेशन है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसको खरीदा जा रहा है, लिस्टेड कंपनीज रेडी टू पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लिस्टेड कंपनीज रेडी टू पे लेट्स से 22 crore rupee to the shareholders of
private limited company, where the value of the asset available with the private company is of only 12 lakh रुपी. सो एनसीएलटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि जिस कंपनी को आप एक्वायर करना चाहते हैं उसके असेट का वैल्यूएशन केवल 12 लाख रुपए हो रहा है, एंड यू आर रेडी टू पे 22 करोड़ रुपीज. यू जस्टिफाई इट. द वैल्यूएशन सिम्स इनअप्रोप्रिएट. एनसीएलटी के इस ऑब्जेक्शन के सामने लिस्टेड कंपनी ने कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स रखे. आर्ग्यूमेंट नंबर 1, एनसीएलटी के जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया. अकॉर्डिंग टू लिस्टेड कंपनी, द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनसीएलटी इज लिमिटेड. एनसीएलटी को केवल कुछ एक पॉइंट्स ही देखने हैं, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन उन्हें देखने की जरूरत नहीं है. नंबर 2, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी रेफर किया कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट consideration is mandatory, but adequacy of consideration is not at all required. It's the property belong to the owner, and owner can decide the price at which he wants to sell the property. And if buyer is ready to pay the price, seller is ready to sell the property at agreed price, then NCLT has no right to examine the commercial viability. थर्ड आर्ग्यूमेंट, उन्होंने सेम मफतलाल एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर के जजमेंट को भी फॉरवर्ड किया कि देखिए आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड है, आप यहाँ पे ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते. मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके मुताबिक हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, हमारी कंपनी इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेना चाहती है, भले ही उसकी एसेट 12 लाख रुपए की है, लेकिन हमें लगता है कि उसका फ्यूचर काफी अच्छा है, उसके पास काफी पोटेंशियलिटी है, एंड कंसिडरिंग दिस वी आर रेडी टू पे 22 करोड़ रुपी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव ऑलरेडी इश्यूड नोटिस टू आरओसी, टू सेबी, टू स्टॉक एक्सचेंज. नन ऑफ द रेगुलेटर हैज रेज्ड एनी ऑब्जेक्शंस, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्शंस लेना होता तो ये रेगुलेटर पहले ही ले लेते. किसी भी रेगुलेटर ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया हुआ है. हेंस एनसीएलटी हैज नो पावर टू एग्जामिन द कॉमर्शियल वायबिलिटी. इस आर्ग्यूमेंट को एनसीएलटी ने एक्सेप्ट नहीं किया. एनसीएलटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन केस ऑफ हाई कोर्ट, दो वी रिस्पेक्ट हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में जो मेंबर्स थे उनका जुडिशियल बैकग्राउंड काफी था. एनसीएलटी में क्योंकि टेक्निकल मेंबर भी है जिनके पास अकाउंट्स फाइनेंस का नॉलेज भी है, सो एनसीएलटी ये सारी चीजें देख सकता है. एनसीएलटी ने यहां पे ये नोटिस किया कि जो लिस्टेड कंपनी 22 करोड़ रुपी पे करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी असेट 12 लाख रुपए की है वही अगर लेना चाहती है, तो एनसीएलटी के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स थे वो सारे शेयर होल्डर और मोस्टली 99% शेयर होल्डर उस लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स थे. सो एनसीएलटी के मुताबिक इट इज नथिंग बट द डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम लिस्टेड कंपनी टू अ प्राइवेट कंपनी. इट गिव्स undue advantage to the promoter of listed company, क्योंकि listed company जिसकी पॉकेट से 22 करोड़ रुपए जा रहे थे वो केवल और केवल उन्हीं प्रमोटर को मिल रहे थे जो लिस्टेड कंपनी के थे. क्यों? क्योंकि लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर थे. हेंस अकॉर्डिंग टू एनसीएलटी द स्कीम प्रपोज्ड बाय listed company and private limited company is not in the interest of other shareholders. It is not in the interest of company. It is not in the interest of public at large. Though the scheme is been approved by the requisite majority, though none of the regulator have raised any objection, but we
being judicial authority, are of the opinion that the scheme is not viable or is not fair and just enough. It is just drafted to give undue benefit to the promoters